नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना YouTube चैनल पाडोमैन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सन 2000 तक इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए उसकी कहानी बताई। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्राचीन काल से अब तक इंडियन एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए और प्राचीन काल में इंडिया के मुख्य एजुकेशन सेंटर कौन कौन से थे और अभी कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड सारी वीडियो को देख सकते हैं। पिछली वीडियो के अनुसार मैं इस वीडियो में आप लोगों को सन 2000 के बाद इंडियन एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए उसकी कहानी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी अभी तक की एजुकेशन सिस्टम वाली सारी वीडियो को देखकर आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के सुधार के लिए काम तो किए, लेकिन इसको सख्ती से अमल में नहीं लाया जा सका। सख्ती से अमल नहीं करने के पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा थी, इसको पता तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। अपने देश की गवर्नमेंट इंडियन लोगों के साथ हमेशा से पॉलिटिक्स करती आ रही है। चाहे आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हो, कश्मीर विवाद हो, बाबरी मस्जिद हो या अभी NRC और किसान आंदोलन हो, इन सभी दंगे फसादों में नुकसान सिर्फ व सिर्फ आम जनता का हुआ। और इन सभी विवादों के होने का कारण इंडियन पॉलिटिक्स है, और यही पॉलिटिक्स देश की आम जनता समझ नहीं पाती है। और इन पॉलिटिक्स को नहीं समझने का मुख्य कारण भारतीय लोगों में एजुकेशन की कमी, जिसके वजह से सच्चाई को समझे बगैर नेताओं के बहकावे में आकर भारतीय लोग आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ने लग जाते हैं। भारत में हुए अभी तक के सभी दंगे फसादों को देखा जाए तो इससे फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही हुआ है, और ये सारे दंगे फसाद लोगों के अज्ञानता के कारण ही होती है। इसलिए इंडियन पॉलिटिशियन सोचते नहीं है कि भारतीय लोग पूर्ण रूप से शिक्षित हों। अपने देश के राजनेता इंडियन एजुकेशन को सुधारने के बारे में केवल कागज के ऊपर ही सोचते हैं। इसको जमीनी स्तर पर कुछ ही % लाया जाता है। इसके वजह से ही आज़ादी के 54 साल बाद 2001 में भारत की टोटल साक्षरता 65.4% थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता मात्र 53.7% ही थी। मैं मानता हूं कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता मात्र 12% थी, लेकिन 54 वर्ष का समय कम नहीं होता है, जिसमें भारत की साक्षरता मात्र 53% ही बढ़ाया जा सका। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। ये अभियान और भी पहले शुरू किया जा सकता था, लेकिन बहुत ही लेट से शुरू किया गया। एटलीस्ट शुरू तो किया गया। इसकी शुरुआत 2001-2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के तहत किया गया था। इसी वर्ष सन 2001 में रुड़की यूनिवर्सिटी को देश के 7वें IIT में चेंज किया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 के नियम कानून को 21A बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद 2003 में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया। जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों को NIT में चेंज किया गया उसमें मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद, मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना आदि थे। भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने तथा स्टूडेंटों के जॉब प्लेसमेंट की दृष्टि से IIT के बाद NIT का ही नाम आता है। इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको NIT में चेंज किया गया, उन सभी 17 NIT को लेकर अब तक भारत में कुल 31 NIT संस्थान मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1951 से 1965 के बीच देश में 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। आज NIT का सारा खर्च इंडियन गवर्नमेंट उठाती है, और इन संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा AIEEE के अंतर्गत लिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल पर विकसित करने के लिए एक कृत्रिम सैटेलाइट बनाने के बारे में सोचा,
और इस सैटेलाइट को बनाने का काम इसरो को दिया गया। इसरो ने अपना काम पूरा किया और 2004 में एडुसेट नाम की एक सैटेलाइट बनाया। इस सैटेलाइट को इसरो के बेंगलोर स्पेस सेंटर में बनाया गया था। एडुसेट को 2004 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इसका मुख्य काम अगर देश के किसी भी भाग में किसी भी भाषा में एजुकेशन से संबंधित कोई कार्यक्रम या प्रैक्टिकल किया जा रहा है तो इस सैटेलाइट के माध्यम से देश के किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्रीय भाषा में सुन या देख सकते हैं। देश के अंदर एजुकेशन से संबंधित इतने बदलाव को देखकर हमें गर्व तो होता है, लेकिन क्या वाकई में इन बदलावों को अमल में लाया जाता है? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर वाकई में इन बदलावों को अमल में लाया गया रहता तो आज अपना देश 100% साक्षर होता। 2005 में ऐसे ही एक आयोग का गठन केवल नाम के लिए किया गया, जिसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी साल NCERT द्वारा नेशनल कैरिकुलम की रूपरेखा भी तैयार की गई। उसके बाद 2006 में कलकत्ता और पुणे में 2 साइंस एजुकेशन और रिसर्च सेंटर IISER की स्थापना की गई। देश में अभी कुल 5 ऐसे संस्थान हैं। 2007 में शिलोंग में देश का 7वां IIM स्थापित किया गया और मोहाली में इंडियन साइंस एजुकेशन और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। नेशनल संस्कृत परिषद को भी 2007 में ही गठित किया गया। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के आरक्षण के अधिनियम को भी 2007 में ही नोटिफाइड किया गया। 2008 में इंडियन एजुकेशन के ऊपर कुछ खास काम नहीं किया जा सका, क्योंकि 2007-2008 में इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। क्राइसिस खत्म होने के बाद 2009 में संसद में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE को पारित किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। 2009 में ही टीचर के एजुकेशन के लिए NCFTE नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को भी तैयार किया गया। 1 अप्रैल 2010 में RTE लागू करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के ऊपर से थोड़ा ध्यान हटा लिया। उसके बाद 2011 में भारत की जनगणना हुई, जिसमें पता चला कि भारत की साक्षरता 74.04% हो चुकी है, जिसमें 82.14% मेल और 65.46% फीमेल की थी। 2011 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के ऊपर कुछ खास काम नहीं किए, क्योंकि 2014 में इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे। इस इलेक्शन में कोई अपनी सीट बचाने के चक्कर में था तो कोई अपनी सीट जीतने के चक्कर में। आखिरकार 2014 में कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बाय बाय कहा और पूरी बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिससे लोगों को कुछ खास उम्मीदें थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में इंडियन एजुकेशन को सुधारने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सरकार ने एजुकेशन के ऊपर सोचना शुरू किया। कुल 3 साल सोचने के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को बदलकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया। इस समिति को 2019 तक का समय दिया गया कि 2 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रूपरेखा तैयार की जाए। कस्तूरी रंगन, जो इसरो के चीफ रह चुके थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपा। इस समिति में कुल 9 सदस्य थे। कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रूपरेखा पर चर्चा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नागरिकों और संगठनों से सुझाव लिया। फिर जाकर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 को तैयार किया गया। 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले भारत का एजुकेशन पॉलिसी 10+2+3 था, जो अब बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। अब ये एजुकेशन पॉलिसी कब लागू होगी, इसका कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी डिटेल्स मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल पाडोमैन। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।